हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों के बीच वर्ण पढ़ाने वाले हैं। वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और उच्चारण स्थान को समझेंगे। अगर आप 2025 में जो आप 10th का जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और आज जो हम पढ़ाएंगे वर्ण को, और पढ़ाने के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन बैंक को करवाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो है हम पढ़े हैं, हम समझाए हैं, कितना हम क्वेश्चन हम बना पाए या कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन पाया हमारे पढ़ाने से। और उच्चारण स्थान को अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में वर्ण में, तो उच्चारण स्थान से ही पूछा जाता है। उनको हम ट्रिक के माध्यम से बतावेंगे। जैसे कि का का उच्चारण, चा का उच्चारण, बहुत सारे उच्चारण स्थान होते हैं। आप एक ट्रिक बतावेंगे जिसके से आप कहीं से पूछा गया उच्चारण स्थान आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। वर्ण से पूछा गया, चाहे तो आप 10th में 12th में किसी भी क्लास में है, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले वर्ण को समझिए। वर्ण है क्या? कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। वर्ण को परिभाषा को गौर करिएगा, समझिएगा। कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे ई, छोटी बड़ी, ओ, आधा का आधा खा आधा चा। जो आप ये रेखरिंग देख रहे हैं ना, का में रेखरिंग खा में रेखरिंग, इसको उच्चारण करने पर आधा का आधा खा बोला जाता है। ये सब हुए वर्ण। तो आप कैसे समझिएगा कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है आ को? इसको कैसे समझिएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम का को लेते हैं। देखिए, उनको समझने के लिए हम का को लेते हैं। आप का बोलिए, का 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 को बोलने पर लास्ट में आ आ रहा, लास्ट में उच्चारण करते हैं जब का को, तो का आ लास्ट में आ आता है। आधा का प्लस आ आता है। जब इसको तोड़िएगा ना का को, तो का आधा का और आ में टूटेगा। ये आधा का होता है, ये का टूटता है तो आधा का में टूटता है। बोले थे कि रेकरिंग रहने पर आधा का हो जाता है, तो आधा का प्लस आ। आप का को बोल के देखिए, का लास्ट में आ रहा, तो आप इसको तोड़ें तो आधा का प्लस आ में टूटा। आप खा को तोड़ते हैं, आधा खा प्लस आ आता, उसी प्रकार से गा को भी तोड़ा जाएगा तो उसी प्रकार आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि खा और को का और खा को जोड़ रहे हैं हम, तो इसमें दो शब्द मिलकर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया जा रहा है कि वर्ण उस मूर्धनी को कहते हैं जिसका खाने टुकड़ा नहीं हो सकता। तो आप इसका तो खाने टुकड़ा हो रहा, तो यह निश्चित है कि एक का और खा जो है या नहीं होगा वर्ण। ये तो वर्ण नहीं हो गए, कहा कि इसका खाने टुकड़ा हो गया। उसी प्रकार आप आ को बोल के देखिए। आ आ के सिवा इसमें कोई वर्ण मिलावट रहेगा ही नहीं, कोई वर्ण का उच्चारण होगा नहीं। जो है सो है। जैसे कि आ के उच्चारण बोलिए, आ या आ बोलिए, ई बोलिए, ई बोलिए, ओ बोलिए, आधा का बोलिए, आधा खा बोलिए। जब आप इन वर्णों का उच्चारण लेते हैं, जैसे कि आप आ बोलते हैं, तो आ बोलने पर किसी भी वर्ण आ रहा, या तो आधा का आ रहा, आधा पा आ रहा, आधा चा आ रहा, आधा टा आ रहा, कोई भी वर्ण का उच्चारण इसमें मिलावट, कोई वर्ण का मिलावट नहीं होगा। क्योंकि आप आ बोलते हैं ना, तो आ में कोई वर्ण का मिलावट नहीं होता, इसीलिए इनको रखा गया है कुछ वर्ण में। यहाँ परिभाषा कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है आ को। अब आ है तो आ ही रहेगा, इसमें कोई भी मिलावट नहीं वर्ण रहेगा। जैसे का मिलावट था उसमें, इसमें कोई भी, जैसे अ है, ये इतना आप देख रहे हैं, और बहुत सारे होते हैं वर्ण। तो आप जो इतना सारे जो देख रहे हैं वर्ण, इसमें कोई भी शब्द या कोई वर्ण वर्ण का मिलावट नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ण का परिभाषा को समझ गए होंगे आप लोग। तो अब चलते हैं वर्ण के भेद पर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, और दोनों भेद को लिख कर दोनों भेद को एक साथ समझेंगे, क्योंकि पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंट क्या, अंतर क्या है। तो लिख कर ही ज़्यादा बेहतर रहेगा समझाने में।
वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद। पहला जो है वह होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को परिभाषा को लिख देते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है, जिसका उच्चारण स्वतः होता है। एग्जाम्पल में जैसे आ, अ, ई, छोटी बड़ी, ऊ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, आ। ये हमारा स्वर वर्ण हुए। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इनको परिभाषा को देखिए। स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल के देखिए। एग्जाम्पल को देखिए, जैसे क, ख, ग आदि। और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। का, खा, गा, अड़ा, चा, छा, जा, या, टाटा, ये सब क्या चाहिए? ये व्यंजन वर्ण होते हैं। इनको आप समझिएगा, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को अच्छी तरह से। देखिए, यहाँ पे कहता है ना, स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। एक परिभाषा दे दी, एक परिभाषा और दे सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता है, मतलब स्वतः होता है, अपने आप ही उच्चारण होता है। जैसे देखिए, अपने आप उच्चारण होने पर या स्वतः उच्चारण होने का अर्थ यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे कि आ, आप आ बोलते हैं तो कोई भी वर्ण इसमें मिलावट हो रहा है? कि आ बोलते हैं तो आ इसमें का आ रहा है, इसमें खा आ रहा है? कुछ भी नहीं। आ बोलते हैं तो आ के सिर्फ कोई भी वर्ण का उच्चारण इसमें नहीं होगा, सिर्फ आ है तो आ ही रहेगा। अ बोले तो अ ही रहेगा, ई बोले तो ई ही रहेगा। जितना भी लिखे है ना, इन जितना भी इतना वर्ण लिखे हैं, 11 होते हैं स्वर वर्ण, या इन 11 में किसी में भी कोई वर्ण का मिलावट नहीं होगा। तो इसी कारण इसको परिभाषा दिया जाता है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। मतलब स्वतः कहने का मतलब कोई वर्ण का सहायता नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आप आ बोले, बताएं कि आप आ बोलते हैं तो कोई भी वर्ण नहीं रहेगा, इसीलिए बोला गया है स्वतः। अब देखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप व्यंजन वर्ण को पढ़िएगा तो व्यंजन वर्ण जैसे का, खा, गा, अड़ा होता है। जैसे का को आप बोलिए, का को बोलिए तो का में बताएं क्या था? का प्लस आ होता है, का प्लस आ होता है। तो इसका जो उच्चारण होता है ना, बिना स्वर के होवे नहीं करेगा उसका उच्चारण, यानी स्वर वर्ण का सहायता ले ही जाएगा। जैसे देखिए, का बोले तो आधा का प्लस आ आया, तो आ क्या है? आ इसमें क्या है? स्वर वर्ण है। इसमें जो आ है, आ क्या है? स्वर वर्ण है, तो उसका उच्चारण लिया गया ना स्वर वर्ण का। तो इसलिए परिभाषा लिया गया है कि स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। का ही नहीं, खा भी ले सकते हैं, गा भी ले सकते हैं, घा भी ले सकते हैं, और अड़ा भी लिख सकते हैं, चा भी, छा, जा, ना, यानी किसी भी वर्ण को आप इतने को छोड़ाकर, यानी इन जो 11 स्वर है ना, उनको छोड़ाकर आप किसी भी कोई भी वर्ण लीजिए तो उसका उच्चारण में कोई दो वर्ण मिल जाते हैं, दो वर्ण मिल जाते हैं। और दो वर्ण को मिलने से ही
पता चलता है कि उसमें एक स्वर का सहायता लिया गया है या वह व्यंजन वर्ण है। बस आप इतना याद रखिएगा कि जो 11 जो है ना स्वर वर्ण है, इसका उच्चारण स्वरता होता है और बाकी जितने भी वर्ण है ना इसका उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से लिया जाता है, यानी वह व्यंजन वर्ण हुए। वह व्यंजन वर्ण हुए। इन 11 को याद रखिएगा। पूछा भी जा सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 11। अब पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11। और व्यंजन वर्ण आप समझ गए, स्वर वर्ण समझ गए। अब हम चलते हैं स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं और फिर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं उनको पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं उनको हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर देखिए, अब इनको समझिएगा, परिभाषा को समझिएगा। परिभाषा लिख देते हैं। पहला ह्रस्व स्वर के वैसा वर्ण या फिर वैसा स्वर वैसा वर्ण लिखते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में दीर्घ के अपेक्षा कम समय लगता है। कम समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हो जाएगा आ हो जाएगा ई उ अ और री। और दूसरा है क्या, दीर्घ स्वर। इन दोनों को पहले लिख देते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से इनको समझेंगे। दीर्घ स्वर वैसा वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर उच्चारण उच्चारण करने पर या उच्चारण करने पर ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगे। ज्यादा समय लगे। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखिए, आप इनको अब समझिए। कह रहा है ना, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर को समझिए। कहता है वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगे। मतलब आप जब इनको उच्चारण करिएगा तो इनके अपेक्षा जो दीर्घ में समय लगेगा ना, उसके अपेक्षा इसमें कम समय लगेगा। जैसे कि आ, आप आ बोलिए तो आप और एक होता है दीर्घ स्वर में आ बोलिए, तो आप आ बोलते हैं ना तो कम समय लगता है। आ वही आ बोलिए, आ मतलब अ में ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसको परिभाषा दिया गया है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने में दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगे।
जैसे कि आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई नहीं, छोटी ई, छोटी ऊ और री, चार ऐसे वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और इन चारों वर्ण का जब उच्चारण लेते हैं तो दीर्घ की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है, दीर्घ की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है। और वहीं अब दीर्घ स्वर में आइए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, मतलब इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगेगा। जैसे देखिए, अब आप नाम लेते हैं तो तो जिसमें कम समय लगा, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, तो इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लगा। अब ई, तो कौन ई है, बड़ी ई है, तो ई यानी छोटी की अपेक्षा बड़ी ई में ज्यादा समय लग रहा, तो बड़ी ई कौन स्वर है, दीर्घ स्वर है। तो इसीलिए इसको परिभाषा दिया गया है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर ह्रस्व ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें ज्यादा समय लग रहा है। इसमें जो 7 ऐसे स्वर है जिसमें ज्यादा समय लगता है, और 4 जो ऐसे स्वर है, ऐसे वर्ण हैं जिसमें कम समय लगता है। जिसमें कम समय लग रहा है वो हरा स्वर, जिसमें ज्यादा समय रहा, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है वो दीर्घ स्वर। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है ना, परिभाषा को न पूछा गया नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और ई। और ये भी पूछा जाएगा कौन कौन, तो ये हुआ आ, ई, उ और ई। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आप याद रखिएगा, बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी यू, ए, आई, ओ, आ, ये होते हैं। इनको से क्वेश्चन, बस इन दोनों से क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है। और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर में पूछा गया नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इनको हम समझ लेते हैं। प्लुप्त स्वर वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने पर इन दोनों के अपेक्षा ज्यादा दोगुना समय लगता है, इन दोनों से ज्यादा समय लगता है प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, तो आप ओम को कैसे बोलते हैं, ओम, ओम को ज्यादा समय लगता है बोलने में, तो ओम क्या है, प्लुप्त स्वर है। तो स्वर वर्ण समझ गए और स्वर वर्ण को भेद को समझ गए। अब है व्यंजन वर्ण, और फिर व्यंजन वर्ण को भेद को समझेंगे। तो व्यंजन वर्ण को आप परिभाषा समझ गए थे कि जिसका मतलब उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। उनको हम समझा दिए थे, और उनको हम भेद पर चलेंगे। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। इस प्रकार से स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, और दूसरा ऊष्म व्यंजन, और तीसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, देखिए यह व्यंजन के प्रकार हुए, भेद हुए, इनको हम समझेंगे। तो आप इनको परिभाषा आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं। और पहले ही बोले हैं कि आप परिभाषा पर मत जाइएगा, इनको आप समझिएगा कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये पूछा गया है, लेकिन स्पर्श व्यंजन को परिभाषा नहीं पूछा गया, फिर भी इनको हम समझ लेंगे। कहता वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा से हो उसी को हम कहते हैं, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। उन 25 को हम लिख देते हैं। देखिए, जैसे कि स्पर्श व्यंजन हुआ, स्पर्श व्यंजन कवार, कवार, कवार में पूरा आता है, बार कहने पर पूरा का, खा, गा, अड़ा पूरा आता है, का, खा, गा, घा, अड़ा। उसी प्रकार से चवार, चा, छा, चा, छा, छा, जा, जा, ओ, जा, झा, इया, चा, छा, जा, ओ, सा। ठीक है।
चा त ते छ ज ज य। अब उसी प्रकार तबार ता था ता था दा धा और ना। ता टवाल टा 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 ठा डा ना। पवार प फ ब भ और म। ये हुआ ना। देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन को समझिए। इसमें होता है ना ऐसे और इसमें होता है ऐसे। देखिए स्पर्श व्यंजन को समझिएगा कि वैसा व्यंजन या वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा दंत से, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो आप देख रहे हैं कबार, इसी का उच्चारण का उच्चारण कंठ से होता है, चा का उच्चारण तालु से होता है। उनको इसको हम आगे बताएंगे। तो जो इसका उच्चारण होता है ना, तो इसीलिए इसको परिभाषा बना दिया गया है कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा आदि से हो, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। यही जो 25 है स्पर्श व्यंजन है। जो आप देख रहे हैं कवार्ग चवार्ग तवार्ग तवार्ग पवार्ग, जो आप देख रहे हैं ना, यही स्पर्श व्यंजन है। अब चलते हैं उष्म व्यंजन पर। अब चलते हैं उष्म व्यंजन पर। दूसरा है उष्म व्यंजन। आप उष्म व्यंजन को परिभाषा भी दे सकते हैं कि वैसा वर्ण जिसका उच्चारण उसी प्रकार से कंठ तालु ये सब से हो। आप पहले बोले कि आप परिभाषा पर मत जाइए, बस आप इतना याद रखिए कि उष्म व्यंजन जो होते हैं चार होते हैं, वह तलावी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा और हा। ये होते हैं उष्म व्यंजन। ये जो उष्म व्यंजन है डंटी तलावी सा, मूर्धनी, डंटी सा और हा, इससे उष्मा निकले तो आप सा बोलते हैं तो उष्मा निकलता है सा, तलावी सा, मूर्धनी सा, डंटी सा, हा। जैसे अब अंतास्त व्यंजन। तीसरा है अंतास्त व्यंजन। अब अंतास्त व्यंजन की संख्या विचार होता है या र ला और वा। क्या अंतास्त व्यंजन, इसको भी उसी प्रकार से आप परिभाषा दे सकते हैं। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बस इतना ही पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन, या ला वा। और उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तलाविसा, मुधानिसा, डंटिसा और हा। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया और परिभाषा तो कभी पूछा ही नहीं गया है, तो आप परिभाषा पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को समझ लिए कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, उनके भेद क्या है, आप समझ गए। एक बार शुरू से अंत तक याद करते हैं। पहले वर्ण पढ़ा है। वर्ण उस मूर्धन्य को कहते हैं इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता का बता दी। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है जो बताएं, इसका उच्चारण स्वतः होता है, जैसे कि स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण को बताएं कि इसका उच्चारण जब भी होगा बिना स्वर की सहायता से, बिना स्वर की सहायता लिए इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 बता दिए। अब स्वर्ण वर्ण को भेद पर चलते हैं, प्रकार पर चलते हैं, तो स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार बताएं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? इसमें कम समय लगे, किसके अपेक्षा? दीर्घ स्वर की अपेक्षा। दीर्घ मतलब ऐसे भी ज्यादा होता है, दीर्घ मतलब ज्यादा, दीर्घ में ज्यादा समय लगेगा, ह्रस्व मतलब कम, ह्रस्व में ज्यादा कम समय लगता है, दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगता है। जैसे
इसकी संख्या जो दीर्घ ह्रस्व स्वर की होती है 4 होती है, 4 होती है, और दीर्घ के 7 होती है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर के कौन कौन हुआ? आ, ई, उ और ई। छोटी ई होगा, छोटी ऊ होगा। उसी प्रकार से आप आ जाइए दीर्घ स्वर में, तो अ, बड़ी ई, छोटी ऊ, ए, आई, ओ, औ 7 होते होते हैं। और ये हो गया स्वर बन के। अब प्लुत स्वर बताएं जिसका उच्चारण में दोनों से ज़्यादा समय लगेगा, जैसे ओम ज़्यादा समय लगता है। और अब तीसरा ये, दूसरा ये वर्ण के प्रकार है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को प्रकार, व्यंजन वर्ण को समझ गए। अब व्यंजन वर्ण को भेद वर्ण, तो व्यंजन वर्ण के भेद बता दिए। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्पर्श व्यंजन, उस व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। अंतःस्पर्श व्यंजन 4 और उस व्यंजन 4। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। परिभाषा तो एकदम पूछा नहीं जाता, नहीं जाएगा। अब चलते हैं सबसे प्रिय टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उच्चारण स्थान पर, जो आप इन 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 जो प्रश्न को, इन जो हम पढ़ाए पीछे, जो जितने पढ़ाए वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनसे पूछा भी जा सकता है और नहीं पूछा जा सकता। लेकिन जो हम उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, वर्ण में ज़्यादा इम्पोर्टेंट उच्चारण स्थान ही होता है। हम उच्चारण स्थान को पढ़ाएंगे, उससे हर वर्ष हर एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ रहता है। तो चलिए उच्चारण स्थान को देखते हैं। लिखिए उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, आप याद रखिएगा, आहा कवि, आहा कवि कंठ, आहा कवि कंठ। आहा कवि कंठ याद रखिएगा। यानी आ मतलब हुआ आ, ठीक है। हा मतलब हुआ हा, का मतलब क्या हुआ? का वर्ग, कवर। बी मतलब हुआ विषय। इसका जो उच्चारण होता है ना, इसका उच्चारण कंठ से होता है। डायरेक्टली याद रखिएगा, आहा का भी कंठ। आ मतलब आ और आ दोनों होता है, आ और आ। आपको पूछा जा सकता है कि हा का उच्चारण किससे होता है, कौन वर्ण होते, किस चीज से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिक, तो आसानी से बता सकते हैं कि आहा का भी कंठा, यानी अब पूछा गया का उच्चारण, तो कंठ से। अब ट्रिक याद रखिए, आहा का भी कंठा, तो आहा का भी डायरेक्ट याद रखिएगा कि आहा का भी कंठा। आ का उच्चारण आ, हा के हा हो गया, का मतलब कबार हो गया। और विसर्ग, विसर्ग मतलब विसर्ग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हिंदी के अपना अयोगवा होता है, हिंदी का अपने व्यंजन नहीं, अयोगवा होता है, इसे कहते हैं। अयोगवा में आता है अन और आ, अन और आ, अन और आ आते हैं, उसी को अयोगवा कहा था। तो उस वही जो विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा कि आहा का भी कंठा, यानी आहा का भी कंठा कहने से यहाँ पे बोध हो रहा है कि जो आहा का भी कंठा जो है, आ का उच्चारण कंठ से हो रहा, हा का उच्चारण कंठ से हो रहा, का मतलब पूरा कवर, कवर का मतलब क्या, क ख ग अड़, यानी पूरा कवर, इसका उच्चारण क्या है, कंठ से होता है। और दूसरा इच्ची, दूसरा इसको मिटा देते हैं, आहा का भी कंठा याद रखिएगा। और दूसरा है इच्ची या सतालु, इच्ची या सतालु। आप डायरेक्ट याद रखिएगा,
जैसे इची ऐसा तालु, जैसे आप गड़बड़ा सकते हैं कि इची ऐसा कंठ होगा कि इची ऐसा तालु, तो डायरेक्ट याद रखिएगा इची ऐसा तालु। इस प्रकार से याद रखे आहा का भी कंठ, इसी प्रकार से याद रखे इची ऐसा तालु। ई मतलब क्या हुआ, ये ई हो गया, ई भी होगा, बड़ी ये छोटी ई भी होगा। अच्छा मतलब क्या हुआ बताएं, चबारे, चा मतलब चबारे, या मतलब क्या हुआ या, सा मतलब क्या हुआ सा, तालाबी सा ही होगा, सा मतलब सा। इसका उच्चारण कैसे होता है, तालु से। आप इतना याद रखिएगा कि इची सा तालु, इची सा तालु। तो ई मतलब छोटी और बड़ी, बड़ी दो ही होता है, छोटी और बड़ी। अच्छा मतलब पूरा चवर, चा छा झा, चा छा झा झा या मतलब या, और सा मतलब सा। तो यहाँ पे जो ट्रिक लिखे हैं, इसका जो उच्चारण होता है तालु से होता है। छोटकी, बड़ी, चवर, या और सा, इसका उच्चारण तालु से होता है। अब तीसरा है, पहला बताइए क्या चीज, आहा का भी कंठा, इची ऐसा तालु। हिंदी में कुल 92 गो, सॉरी 52 गो वर्णमाला होते हैं ना, वो 52 को कहीं से उठा सकता है। उस उन्हीं के लिए हम ट्रिक लाए हैं कि आप 52 में से आप कहीं कहीं से भी आपको अगर पूछा जाए कि कवर का चवर का पा का उच्चारण किस चीज से होता है, तो आप ये ट्रिक को फॉलो करिए, आप आसानी से बता सकते हैं। तो पहले क्या होता है, आहा का भी कंठा, इची ऐसा तालु। और तीसरा है रट ऋषि मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा। तीसरा है रट ऋषि मूर्धा। रट ऋषि मूर्धा। रा मतलब क्या हुआ रा, और टा मतलब क्या हुआ टवारी। अरे मतलब क्या है, अरे सा मतलब क्या है मुधानी सा। यहाँ सा मुधानी सा आते, यहाँ मुधानी सा ही होगा, क्योंकि इची ऐसा तालु में देखे होंगे तो वहाँ तलावी सा था, तो हाँ इची ऐसा तालु, यहाँ तालु से हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर ही सा बोला जाए मुधानी सा, तो किसी से उदाहरण किस चीज से परी होगा, मूर्धा से। तो रट ऋषि मूर्धा डायरेक्ट इसलिए हम याद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप भूल सकते हैं कि रट ऋषि मूर्धा होगा या रट ऋषि तालु होगा। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि रट ऋषि मूर्धा, यानी टा का उच्चारण, रा का उच्चारण, रा से राक हो गया, टा से टवार हो गया, री से री हो गया, सा सा। आप इसको से आप पूछा सकता है कि री का उच्चारण किस चीज से होता है, तो आप याद रखिए रट ऋषि मूर्धा, यानी री इसमें आ रहा तो मूर्धा से होगा। पहला क्या याद करवाएं कि यहाँ का भी कंठा, इची ऐसा तालु, रट ऋषि मूर्धा। एक और है तुलसी दंता, एक और है तुलसी दंता। तुलसी दंता, तुलसी दंत, तुलसी तो आप याद रख सकते हैं, तुलसी, बस तुलसी याद रखें, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन गया। ता मतलब तवर्ग, तवर्ग। ला मतलब होता है ला भी और री भी। असा मतलब ये सा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मूर्धनी सा का प्रयोग अलग से हुआ है, वो मूर्धनी सा रट ऋषि मूर्धा, वहां पे मूर्धा से हो रहा है, अतलावी सा उच्चारण तालु से हो रहा है, और ये डंटी सा है जो दंत से हो रहा है। तो तुलसी तो आप याद रख सकते हैं, तुलसी का उच्चारण किससे, दंत से, तुलसी दंत था। आप बोला सकता है कि री का उच्चारण किससे हो सकता है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि तुलसी, तुलसी आप याद रखिए दंता, तो आसानी से बन गया कि ये जो री का उच्चारण होगा दंत से होगा। और एक है उपकोष्ठ, उप और साटा ओट्स। वो मतलब छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो। अपा मतलब पूरा पावर, पा मतलब पूरा पावर, इसका उच्चारण किससे होगा, ओट से होगा। उप आप याद रखिएगा, उप ओष्ठ, उप ओष्ठ डायरेक्ट याद रखिएगा, उप ओष्ठ। इस प्रकार से आप कहें याद रखने के लिए, आहा कवि कंठा, इची ऐसा तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता, उप ओष्ठ। उ मतलब बड़ी, उ छोटी भी हो सकता है, पा मतलब पावर, और यह इसका उच्चारण होगा किसी से, पावर, किससे, ओठ से हो जाएगा। तो आप एक बार फिर याद कर लीजिए, आहा कवि कंठा, इची ऐसा तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता। इतने ही जो शब्द है ना ट्रिक से प्रयोग होता है।
और चार ऐसे शब्द होते हैं, चार या पांच, जो आप ये डायरेक्टली याद रखिएगा, तब वो बन पाएगा कि दंत से होता है कि कंठ से होता है। और चार के अलावा और जितना भी शब्द है वह सभी का सभी ट्रिक पर आ जाता है। और वह चार शब्द को हम बता देते हैं। उससे पहले आप फिर से एक बार याद कर लीजिए। आह कवि कंठा, आह कवि कंठा, इची ऐसा तालु, रट ऋषि मूर्धा, तुलसी दंता उपओष्ठ। उपओष्ठ, उ मतलब उ, छोटी उ, बड़ी उ, अपा मतलब पवार। इसका उच्चारण किससे होता है? ओठ से होता है। अब पा के भी ऐसे भी देख सकते हैं, पा पा बोलता है, दोनों ओठ सट जाता है, इसका उच्चारण ओठ से हो जाएगा। अब आते हैं, चार ऐसे शब्द हैं जिसका उच्चारण याद करना पड़ता है, और बाकी जितना भी है ना वो सभी का सभी ट्रिक के माध्यम से ज्यादा। हिंदी में वर्णमाला 92 गो होते हैं, 92 गो में से कहीं से भी पूछा सकता है। बस चार को याद रखिए और बाकी ट्रिक पर लगा दीजिए, सारा का सारा बन जाएगा। और हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन बैंक भी हम करवाएंगे, और देखेंगे कि हमको पढ़ाने से कितना क्वेश्चन बन पाया। तो चार ऐसे वर्ण हैं, जैसे कंठ प्लस तालु, ए और है, ए प्लस आई, ए और आई है ना, ए और आई का उच्चारण होता है ना कंठ प्लस तालु से होता है। और ए और आई का उच्चारण हो कंठ और तालु से। ओ और आ, ओ प्लस आ, इसका उच्चारण होता है कंठ और ओठ से, कंठ प्लस ओठ से। एक है वा, एक क्या है वा, वा का उच्चारण होता है दंत प्लस ओठ से। इतना ही आप याद रखिए, और इतना ही बात को आप याद रखिएगा, और बाकी आप ट्रिक पर लगा दीजिए, सारा का सारा बन जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए और आई का उच्चारण पूछेगा, ए और आई का, तो कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, तो इसी को बोला जाता है कंठ तालु। वो औ को उच्चारण पूछेगा तो दोनों से होता है, कंठ प्लस ओष्ठ से कंठोष्ठ। कंठोष्ठ बीच में प्लस ना दिया रहता है, सीधे लिखा रहता है कंठोष्ठ, कंठ दोनों जुड़ा रहेगा कंठोष्ठ। वाक का उच्चारण, वाक का उच्चारण, वाक का उच्चारण नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि पाफा भाव में बा आया था उपओष्ठ, तो ई बा का तो उच्चारण हो जाएगा ओठ से, लेकिन यह उच्चारण हो जाएगा दंत ओठ दोनों से होता है। वाक का उच्चारण दंत ओठ दोनों से होगा, नहीं उपओष्ठ। तब पा में पवार का होता है कि नहीं, पा फा बा भा मा, पा फा बा, तो बा में तो चला गया किस चीज में, ओठ ओट्स में। लेकिन वाक का उच्चारण पूछे तो यहाँ पर दंत प्लस ओट्स, वा को उच्चारण याद रखिए दंत प्लस ओष्ठ, ओ और आ को उच्चारण कंठ तालु, ये आई को उच्चारण कंठ तालु। इन इतना बातों को आप याद रखिए, और जितना भी सारा बात है वह ट्रिक पर याद रखिए। तो भर में इतना ही पढ़ना है, और क्वेश्चन बैंक को बनवाते हैं और देखते हैं कि इससे भी फालतू क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, और आज हमको पढ़ाने से कितना क्वेश्चन बन पाया और कितना नहीं, जो देखेंगे। और हम आपको बता दें कि जितना हम पढ़ा दिए हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है वर्ण से, और अधिकतर चांस रहता है उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन पूछने का। तो आप इस वीडियो का आप अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे, इस वीडियो को देखे होंगे, तो आपको वर्ण आसानी से समझ में आ गया होगा और याद हो गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन बैंक को करवाते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है वह 2013 से 18 तक की क्वेश्चन बैंक है, और आप 2024 तक क्वेश्चन बैंक को करके देखिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है खा का उच्चारण स्थान। अब बोले थे पहले ही कि जब भी जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। खा का उच्चारण स्थान देखिए, का खा, तो आप बोले थे, हम बोले थे यार आह का भी कंठ था, आह का रहा है था, कंठ से उच्चारण हो गया। कवर, का से कवर है, का से कर्ण, याद रखिएगा। तो कवर्ग में ही खा होता है, का खा गा अड़ा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। का उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। चा का उच्चारण स्थान इची या सा तालु, इची चा इसमें आया ना, इची या सा तालु, तो इसमें तालु से हो गया।
पा का उच्चारण स्थान। तो उप ओष्ठ, उप ओष्ठ हम बोले उप ओट्स, इसमें पा आया ना, पा आया जो कहा ओट से हो गया। अब पा को आसानी से ऐसे ही पकड़ सकते हैं, पा पा बोलते दोनों ओट सट जाता है, तो ओट से हो गया। ऊ, इसमें ई वाला ऊ दिया हुआ है, कोई भी ऊ रहे तो आप ट्रिक जो हम बताएं उसमें फॉलो कीजिए। किस चीज पर लग रहा है, आह का भी कंठा पर लग रहा है, इची या सब तालू पर लग रहा है, या उप ओट्स पर लग रहा है। देखिए उप ओट्स तो ऊ है ना, उप ओट्स तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ दोनों हो सकता है, एक ऊ नहीं, छोटी ऊ भी होगा और बड़ी ऊ भी होगा, छोटी ऊ और बड़ी ऊ दोनों होगा। तो उप ओट्स, इसका उच्चारण कैसे हो जाएगा, ओट्स से हो जाएगा। घा का उच्चारण तो का खा घा पूरा क्या चीज हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा। यहाँ पर जो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, और आप क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं, उसमें हरा स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये पूछा रहेगा। देखिए हम आपको वर्ण पढ़ा दिए, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और उच्चारण स्थान को पढ़ा दिए, और हम आपको बोले थे कि अल्फाबेट यानी जो वर्णमाला होते हैं ना, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि जितना आप पढ़े ना उन्हीं को वर्णमाला कहा गया है। तो आप वर्णमाला को परिभाषा दे सकते हैं कि वर्णों के क्रमवंश समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के क्रमवंश समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखें, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी होती है, 25। और एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11, 11। और अंतःस्थ व्यंजन, अंत अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और कोई क्या चीज बच गया, जितना भी हम पढ़े उसी को ही वर्णमाला कहा गया है। उसी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, स्वर, स्वर वर्ण, स्पर्श व्यंजन, और हिंदी के एक अपने व्यंजन होते हैं, हिंदी के अपने व्यंजन होता है, एगो अड़ा और ढा। और जो होता है इसमें अन और आह, अन और आह जो है ना अयोग वाह है, क्या है, अयोग वाह है। अन को कहा जाता है अनुस्वर और आह कहा जाता है विसर्ग, और यह वही विसर्ग है जो हम बताए थे उच्चारण स्थान में कि विसर्ग, यही दोनों है। ये होता है, इसकी संख्या 2 और इसकी जो संख्या है 4। तो आप जोड़िए, वर्णमाला जो होते हैं ना वो 52 होते हैं। अब वर्णमाला को परिभाषा क्या, देखिए वर्णों के क्रमवंश समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों के क्रमवंश समूह, ये जितना समूह हो गया, जितना आप पढ़े ना उस सभी को समूह को वर्णमाला कहा गया। जैसे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 को पढ़े, स्वर वर्ग की संख्या 11 को पढ़े, अंतःस्थ व्यंजन 4 को, उसी व्यंजन 4 को, और हिंदी के अपने एक व्यंजन होते हैं अड़ा और ढा, इसकी संख्या 2 होते हैं। ये जोड़िए और 4 4 8 11 जोड़िए 25, और संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन को बताया नहीं है लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि सुनो की छा त्रा ज्ञा उसरा संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं। और अंत और आह जो होते हैं या विसर्ग होते हैं, अयोग वाह होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जब इनको जोड़िएगा तो इनकी कुल संख्या 52 को आएंगे, इन्हीं को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो चलिए आज तक हम इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे समास संधि के साथ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ पर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था जो नहीं बन पाया, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी तरह से और हम इस टॉपिक को हम बता सकें। अगर आपको समझ में आ गया है तो हम अगली वीडियो जो समास या संधि लाएंगे उनको हम इससे भी अच्छी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज तक यहीं तक।